एट्रियम। आज हम यूनिट 4 पैथोफिजियोलॉजी का पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ट्रॉमा एंड सेल इंजरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रॉमा क्या है और सेल इंजरी क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रॉमा हमारे पास क्या है, इज व्हेन समवन पर्सनली गोज थ्रू और सीज समथिंग वेरी सीरियस लाइक एन इवेंट व्हेन देयर इज अ रियल और थ्रेटन डेथ और सीरियस इंजरी। कि कोई जब पर्सनली क्या एक्सपीरियंस करे, एक ऐसा इवेंट या एक्सीडेंट एक्सपीरियंस करे कि जहाँ पे मतलब या तो सीरियस इंजरी हुई हो या डेथ का थ्रेट मौजूद हो। ठीक है, मरने का जो है वो खौफ मौजूद हो या कोई सीरियस इंजरी हुई हो, अगर ऐसा इवेंट या ऐसा मौका या ऐसा एक्सीडेंट किसी कोई इंसान देखे, तो फिर वो ट्रॉमा का शिकार हो जाता है। किस चीज़ का? ट्रॉमा का। हम कहते हैं कि ये ट्रॉमा का शिकार हो गए। ठीक है, तो जब कोई पर्सनली कोई ऐसा इवेंट एक्सीडेंट देखे जिसमें सीरियस इंजरी इन्वॉल्व हो या डेथ का खतरा हो, ठीक है, मरने का खतरा हो, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ट्रॉमा कहलाएगा। ठीक है, इट कैन आल्सो हैपन इफ दे find out about a sudden or violent death or serious harm happening to someone close to them। या ये इस तरह भी हो सकता है कि उनके साथ वो इवेंट नहीं हुआ हो, लेकिन अगर उनके किसी बहुत अपनों के साथ, बहुत जो नज़दीक लोग हों उनके उनके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस खतरनाक मतलब हादसा हुआ हो, अगर इतना खतरनाक हादसा उनके किसी अपनों के साथ भी हुआ, तो भी उनको ट्रॉमा हो सकता है। हालांकि उनके साथ ये हादसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जो लोग उनके बहुत करीब हैं, अगर उनको भी ये हादसा इस तरह का हादसा पेश आए, तो फिर ये लोग ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, दीज ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस क्रिएट मेमोरीज that are often beyond words and are hard to remember clearly। अब ये जो ट्रॉमा के जो एक्सपीरियंस है, ये मेमोरी में तो रहता है, लेकिन ये इंसान फिर जो इंसान ट्रॉमा से गुजरता है ना, वो फिर अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता उसको, कि मतलब वो कितने ट्रॉमा से, कितने दर्द से, कितने मुश्किल से वो गुजर रहा है। ठीक है, उसकी मेमोरी में ये चीज़ रहती है, उसके ट्रॉमा और उस हादसे की सब कुछ जो चीज़ें होती है ना, वो उसे याद होती हैं, लेकिन वो उसे याद नहीं कर पा रहा होता है। हाँ, अगर अगर कुछ ऐसी चीज़ें, बट सर्टेन थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन ट्रिगर दीज मेमोरीज। लेकिन इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें अगर हों, तो फिर वापस से उसे सब कुछ क्लियर याद आ जाता है, क्योंकि उसके याददाश्त में तो मौजूद होता है, लेकिन कभी छुपा हुआ होता है। तो अगर फिर से इन्वायरमेंट में कुछ उस तरह का हादसा हो, तो उसे वापस वो सब कुछ याद आ जाता है और वो ट्रॉमा का शिकार होता है। ठीक है, व्हेन अ पर्सन thinks about or faces details of the traumatic event, they often feel very intense fear। तो जब एक पर्सन क्या करे कि उसे एक ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में तफसील के साथ बताया जाए, या उसे एक ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में बात करी जाए, किसी ऐसे खौफनाक हादसे के बारे में उनके सामने बात की जाए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आजकल क्या हो रहा है गाज़ा में, यानी फ़लस्तीन में, कि जो जितने कह रहे हैं कि बच्चे ट्रॉमा का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को मारा जा रहा है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके सामने उनको मारा जा रहा है। ठीक है, तो इतना जुल्म अगर ये छोटे बच्चे हैं ये देखते हैं, तो ये फिर इतने ज़्यादा जुल्म को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ये सारे फिर ट्रॉमा का, ये जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे, सारे ट्रॉमा का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रॉमा। अब ट्रॉमा के टाइप्स कौन से हैं? तो हमारे पास एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से मुराद ये है कि डैमेज टू द माइंड, अगर माइंड को डैमेज पहुंच जाए, सही है, तो वो क्या कहलाएगा? फिर वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कहलाएगा। जैसे कि अभी जो फ़लस्तीन के बच्चे हैं, वो भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से भी गुजर रहे हैं ना, क्योंकि अब उनके दिमाग में क्या है कि अभी बम फट जाएगा, अभी हमारे पेरेंट्स को मार दिया जाएगा, अभी हम पे गोलियां बरसाई जाएंगी, हम पे बम फटेंगे। ठीक है, तो उनके जो माइंड है उन सबको डैमेज किया गया है इन हादसों की वजह से। ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का भी शिकार है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सिचुएशन ट्रॉमा है। सिचुएशन ट्रॉमा से मुराद ये है कि ट्रॉमा कैन बी caused by man made technologies disasters and natural disasters including war, abuse, violence, mechanized accident यानी कार एक्सीडेंट, ट्रेन वगैरह, और मेडिकल इमरजेंसीज। सिचुएशन ट्रॉमा ये है कि किसी खास सिचुएशन की वजह से ट्रॉमा होना, तो फिर वो क्या कहलाएगा? सिचुएशनल ट्रॉमा कहलाएगा। ठीक है, वो जंग की वजह से भी हो सकते हैं,
अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ की वजह से भी हो सकते हैं, वायलेंस की वजह से, या एक्सीडेंट हो जाए तो फिर अगर उनको एक्सीडेंट का वो एक्सीडेंट का सब कुछ याद हो सीन, और 1 साल 2 साल बाद उनको वापस से सारा सारा सीन याद आ जाए ना, तो फिर वो वापस से ट्रॉमा में जाते हैं। ठीक है, तो सिचुएशनल ट्रॉमा सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। इंजरी, अब इंजरी का क्या चीज़ है? ट्रॉमा की तो हमने इंट्रोडक्शन कर ली है, अब इंजरी की हम बात करते हैं। तो इंजरी क्या चीज़ है कि द रिजल्ट ऑफ अ हार्मफुल इवेंट दैट अराइज फ्रॉम द रिलीज ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि इंजरी क्या चीज़ है कि इंजरी तब होती है कि बाहर से जो फोर्स है, कोई आउटसाइड फोर्स हो ना, और वो बॉडी को हार्म करे। ठीक है, बाहर से कोई फोर्स हो, एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, बाहर से कोई फोर्स हो, एनर्जी हो, और वो बॉडी को हार्म करे, तो वो क्या कहलाएगा? वो इंजरी कहलाएगा। ठीक है। इंजरी आल्सो नोन एज फिजिकल ट्रॉमा, इंजरी को हम फिजिकल ट्रॉमा भी बोल सकते हैं। इज डैमेज टू द बॉडी काज बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी इंजरी उसे बोलते हैं जिसमें डैमेज होता है, जब बॉडी को डैमेज होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो उसको इंजरी बोलते हैं। ठीक है, दिस में बी काज बाय एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, फॉल्स, हिट्स, वेपन्स एंड अदर काजेस की वजह से भी हो सकता है। मेजर ट्रॉमा इज इंजरी दैट हैज द पोटेंशियल टू काज प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी और डेथ। अब मेजर बड़ा ट्रॉमा कौन सा होता है? बड़ा ट्रॉमा यानी मेजर ट्रॉमा वो होता है जिसमें इंजरी क्या हो, इज इंजरी डेट हैज द पोटेंशियल टू काज प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी और डेथ। कि मेजर ट्रॉमा उसे बोलेंगे, या मेजर ट्रॉमा तब होता है उस इंजरी की वजह से होता है जो या तो बहुत प्रोलॉन्ग हो, यानी बहुत टाइम तक वो इंजरी चलती रही हो। ठीक है, उसे वो बहुत टाइम तक वो इंजरी हो रही हो। ठीक है, या डेथ इन्वॉल्व हो उसमें, तो फिर वो मेजर ट्रॉमा कहलाता है। ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ सेल इंजरी, ये सेल इंजरी का प्रोसेस होता कैसे है, अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल इंजरी क्या चीज़ है। तो सेल इंजरी क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स व्हेन स्ट्रेस एक्सीड एबिलिटी ऑफ सेल्स टू अडॉप्ट। कि वो इवेंट्स यानी वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के जब होते हैं व्हेन स्ट्रेस एक्सीड एबिलिटी ऑफ द सेल टू अडॉप्ट। देखिए, नॉर्मल फॉर एग्जांपल इधर कोई ये चेंज आया। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल कोई चेंज आया, ये हमारे सेल हैं। ठीक है, ये हमारा एक सेल है। तो इस चेंज की वजह से सेल में थोड़ी सी चेंजेस आती है, नॉर्मली थोड़ी सी चेंजेस आती है सेल में, लेकिन सेल फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। थोड़े टाइम बाद वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो वापस से वो नॉर्मल सेल बन जाता है। ठीक है। अब इंजरी में क्या है कि अगर ये इसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट होता है इसका शेप, फॉर एग्जाम्पल इसका शेप अभी स्फेरिकल है ना, और ये हो जाए फिर ये रेक्टेंगुलर शेप हो जाए, सेल रेक्टेंगुलर शेप हो जाए ना, तो फिर ये मतलब इसने अभी डैमेज काज, इसने सेल की इंजरी काज की है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप फ्लो चार्ट में भी देख सकते हो कि नॉर्मल सेल जो है ना, हमारा बॉडी होम्योस्टेसिस में रहती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, तो हमारे सेल सारे नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर बाहर से स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, तो सेल अडाप्ट करने की कोशिश करेगा कुछ टाइम के लिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने के लिए अडाप्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो फिर, तो फिर वो तो सेल अडाप्ट करने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक हद तक वो कर सकता है, फिर वो नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? सेल इंजरी काज हो जाएगी, यानी उस सेल की डेथ भी काज हो सकती है। ठीक है। अब इंजरी हमारे पास दो किस्म की हैं, एक हमारे पास है रिवर्सिबल और एक हमारे पास इरिवर्सिबल इंजरी है। ठीक है, एक इरिवर्सिबल है और एक हमारे पास क्या है? रिवर्सिबल है। ठीक है, यहाँ से देखें, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सेल होता है, जब उस पर स्ट्रेस पड़ता है ना, बाहर से कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, तो वो अडॉप्ट करने की, नॉर्मल सेल जो है ना वो अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है। अगर अडॉप्ट नहीं कर पाया, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था और ये अडॉप्ट नहीं कर पाया, तो इनएबिलिटी टू, अगर अडॉप्ट नहीं कर पाया तो फिर क्या होगी? सेल इंजरी होगी। ठीक है, सेल इंजरी होगी। अगर सेल इंजरी थोड़ी सी होगी ना, यानी माइल्ड सी होगी, ट्रांजिएंट सी होगी, थोड़ी सी होगी, तो फिर वो क्या कहलाएगी? रिवर्सिबल सेल इंजरी। लेकिन अगर वो सिवियर होगी, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस होगी, तो फिर वो क्या कहलाएगी? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के हमारे पास फिर फर्दर टाइप्स कौन से हैं? नेक्रोसिस है, एपोप्टोसिस है। ठीक है, सेल डेथ भी बोलते हैं। और जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है, अगर रिवर्सिबल सेल देखिए, अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है ना, तो उसमें लाजमी आखिरकार क्या होता है? सेल की डेथ होती है। ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल सेल इंजरी का फायदा ये है कि जब रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब भी यही है कि वो रिवर्स हो सकता हो, मतलब अगर वो जो स्ट्रेस यानी ये सारा कुछ यहाँ से स्ट्रेस से स्टार्ट हुआ था ना, अगर इस स्ट्रेस को हम रिमूव कर दें, इसको इस तरह रिमूव कर दें, स्ट्रेस को रिमूव कर दें, तो वापस से ये जो रिवर्सिबल सेल है ना, ये वापस से नॉर्मल सेल बन जाएगी। ठीक है, ये वापस से क्या बन जाएगी? नॉर्मल सेल बन जाएगी। ठीक है।
अच्छा, अब हमारे पास सेल इंजरी के टाइप्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। एक हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल सेल इंजरी है, और दूसरा हमारे पास इरिवर्सिबल इंजरी है। यानी इसकी रिवर्स मुमकिन नहीं है, इसकी सेल डेथ होनी ही होनी है, सेल यहाँ पे डाई हो जाएगा, लेकिन ये रिवर्स होके वापस से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकता है। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल सेल है ना, तो ये वापस से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकता है। अगर उस स्टिमुलस को हम रिमूव करें तो ये रिवर्सिबल इंजरी रिवर्स होकर नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में नहीं हो सकती वापस से नॉर्मल सेल में, बल्कि सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल सेल इंजरी तो ऑलरेडी हमने बात कर ली है इस पे कि सेलुलर इंजरी डेट कैन रिगेन होम्योस्टेसिस एंड रिटर्न टू मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल नॉर्मल स्टेट। कि वो टाइप ऑफ इंजरी है, ये वो टाइप ऑफ सेल इंजरी है जिसमें जो सेल है वो वापस से अपनी जो शेप होती है, मॉर्फोलॉजी होती है, और उसका जो काम होता है यानी फंक्शन होता है, वापस से वो अपने नॉर्मल फंक्शन और मॉर्फोलॉजी में आ जाता है ना, वापस से अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकता हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो रिवर्सिबल इंजरी कहलाएगी। ठीक है। अब रिवर्सिबल इंजरी में हमारे पास कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल फैटी चेंज देखने को मिलता है, हाइलिन चेंज देखने को मिलता है, इंट्रासेलुलर एडेमा देखने को मिलता है, अमाइलोडोसिस देखने को मिलती है, और म्यूकाइड डिजनरेशन देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इंट्रासेलुलर एडेमा, क्योंकि रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारे पास जो पहले देखा जाता है ना, तो वो इंट्रासेलुलर एडेमा हमारे पास होता है। ठीक है। सेल में क्या होता है, सेल के अंदर एडेमा हो जाता है, सेल के अंदर फ्लूइड आ जाता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्लाउडी स्वेलिंग भी बोलते हैं। इंट्रासेलुलर एडेमा के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लाउडी स्वेलिंग भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एकामुलेशन ऑफ वाटर फ्लूइड्स इन सेल, के सेल के अंदर क्या हो जाती है, वाटर की एकामुलेशन हो जाती है, वाटर की मिकदार यानी पानी का मिकदार बढ़ जाता है। ठीक है। उसमें एडेमा हो जाता है। सही है। कॉमनेस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सेल इंजरी, के सेल इंजरी का जो काम बहुत कॉमन सी और जो पहली जो हमें साइन सिम्टम देखने को मिलती है सेल इंजरी की, वो हमारे पास क्या है, इंट्रासेलुलर एडेमा ही है। ठीक है। अब ये किस वजह से होती है इंट्रासेलुलर एडेमा, क्योंकि सेल को इंजरी हुई है। और सेल को इंजरी किस वजह से हुई है, सेल को इंजरी बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से हो सकती है, केमिकल्स की वजह से हो सकती है, पॉइजन की वजह से, बर्न्स की वजह से हो सकती है, फीवर की वजह से भी हो सकती है, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी हो सकती है, ग्लूकोज सेलिन वगैरह इन चीज़ों की वजह से भी हो सकती है। ठीक है। एम्पेयर्ड रेगुलेशन, impaired regulation of sodium and potassium at the level of cell membrane, कि सेल इंजरी के दौरान क्या हो जाता है कि जब सोडियम और पोटाशियम का जो मेम्ब्रेन है, उनकी जो रेगुलेशन है, सोडियम और पोटाशियम मेम्ब्रेन में मौजूद है, पंप्स सोडियम पोटाशियम पंप्स मेम्ब्रेन में मौजूद है, उनकी जो रेगुलेशन है अगर वो इम्पेयर्ड हो जाए इंजरी की वजह से, तो फिर सेल के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर सोडियम जाता है और सोडियम के पीछे कौन आता है, हमेशा पानी आता है ना, तो सेल के अंदर पानी ही भर जाता है, तो उसको इंट्रासेलुलर एडेमा बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सेल है। अब इंजरी क्या, फॉर एग्जाम्पल हाइपोक्सिक कंडीशन हो गया कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है, हाइपोक्सिया हो गया ना, हाइपोक्सिया हो गया। ठीक है। यानी जो ऑक्सीजन O2 का हमारे पास कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। तो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो एटीपी नहीं बनती ना, एटीपी नहीं बनती, तो अगर एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी की फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे पंप्स होते हैं ना, कौन से पंप्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप्स होते हैं, कौन से, सोडियम पोटाशियम पंप्स होते हैं, और ये एटीपी पे काम करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से एटीपी नहीं बनेगी, तो एटीपी की वजह से सोडियम पोटाशियम पंप्स इसे काम नहीं करेंगे, सोडियम अंदर जाएगा, जब नमक अंदर जाता है, साल्ट अंदर जाता है ना, तो उसके पीछे फिर पानी भी चला जाता है। ठीक है। तो इस वजह से फिर स्वेलिंग होती है, और इस वजह ये क्या बुलाते हैं इसको, इसको इंट्रासेलुलर एडेमा बोलते हैं। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या देखने को मिलता है, अगर ग्रॉस फीचर का मतलब ये है कि जब आप नेकेड आई से देखो, अपने आंखों से देख सकते हो, तो वो ग्रॉस फीचर कहलाता है। तो अगर आप अपने नेकेड आई से देखोगे तो वो आपको क्लाउडी स्वेलिंग वहाँ पे नजर आएगी। ठीक है। और अगर माइक्रोस्कोपिक साइन देखना है, अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखना है, तो आपको जो सेल्स हैं, पैरेंकाइमल सेल्स होते हैं, तो वो स्वलन नजर आएंगे, वो स्वलन सूजन उनमें होगी, वो स्वलन नजर आएंगे, पेरेंकाइमल सेल्स यानी जो फंक्शनल सेल होंगे। ठीक है। जिनमें ये इंट्रासेलुलर एडेमा होगा सेलुलर इंजरी की वजह से। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास चेंज देखने को मिलता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में, वो क्या है, फैटी चेंज। ठीक है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में दूसरा जो चेंज देखने को मिलता है वो क्या है, फैटी चेंज। अच्छा, डिफिनीशन, देयर इज द accumulation ऑफ फैट इन द नॉन फैटी सेल्स आल्सो नोन एज स्टीयोटोसिस। ठीक है। स्टीयोटोसिस। तो अगर नॉन फैटी सेल्स में फैट्स की एकमुलेशन हो तो वो क्या कहलाएगी, फिर वो फैटी चेंज कहलाएगी। ठीक है। इसको हम स्टीयोटोसिस भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ जाता है, तो आपने ये टर्म याद रखनी है। ठीक है। मार्फोलॉजिक चेंज, अब इनमें कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, अगर फैट्स होगा नॉन फैटी सेल्स में, फैट बढ़ जाए, ठीक है, फैट्स बढ़ जाए, तो फिर
जो आर्गन में ये बढ़ते हैं ना, फेट्स बढ़ते हैं, तो वो आर्गन क्या हो जाता है, फिर आर्गन की वजह से बढ़ जाता है साइज में, आर्गन इनलार्ज हो जाता है और येलो हो जाता है, कलर में येलो हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, ग्रीजी सा हो जाता है, ऑयली सा हो जाता है, ठीक है। अ फैटी चेंज अपीयर एज क्लियर वैक्यूल्स विद इन पेरेंकाइमल सेल। अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो फिर आपको किस तरह नजर आएगा, वैक्यूल्स, क्लियर वैक्यूल्स के शेप में नजर आएगा, क्लियर वैक्यूल्स के शेप में नजर आएगा फंक्शनल यानी पेरेंकाइमल सेल, ठीक है। अच्छा, फैटी चेंज लिवर, और ज़्यादातर जो फैटी चेंज हमें देखने को मिलता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमें लिवर में देखने को मिलता है, हमें हार्ट में भी देखने को मिलता है स्केलेटल, लेकिन ज़्यादातर हमें लिवर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सिंस दिस ऑर्गन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन फैट, क्यों, क्योंकि जो लिवर है वो फैट मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट काम करता है ना, इंपॉर्टेंट वर्क है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है फैट मेटाबॉलिज्म में। तो इस वजह से अगर जब फैट की एकमुलेशन होती है ना, टॉक्सिक कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में कंडीशन होगी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, किसके लिए, लिवर के लिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द काज एंड एकमुलेशन, तो काज पे डिपेंड करता है और कितनी ज़्यादा एकमुलेशन हुई है फैट्स की, तो चेंजेस कुछ इस तरह हो सकती है, माइल्ड हो सकती है, रिवर्सेबल हो सकती है, मतलब थोड़ी हो सकती है और वो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, वो रिवर्सेबल है, वो ठीक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल की वजह से फैटी चेंज आया है, लिवर में फैट्स बढ़ गए हैं, तो अगर अल्कोहल को हम बंद कर दें, अल्कोहल पीना छोड़ दें, तो वो वापस से रिवर्सेबल हो जाएगा और ठीक हो जाएगा कंडीशन, ठीक है। आर सिवियर प्रोड्यूसिंग, अगर फिर भी नहीं छोड़ेंगे अल्कोहल, फिर भी नहीं छोड़ेंगे, हालांकि फैटी चेंज आ गया है और लिवर में फैट्स आ गए हैं, अगर फिर भी नहीं छोड़ेंगे तो फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी और सेल की डेथ होगी, मतलब लिवर चला गया, लिवर की डेथ हो गई है, ठीक है, खलास। अच्छा, हाइलिन चेंज हमारे पास तीसरा जो चेंज, मार्फोलॉजिकल चेंज रिवर्सिबल सेल इंजरी में देखने को मिलता है, वो क्या है, हाइलिन चेंज, कि नॉट अ डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी, ये कुछ खास स्पेसिफिक एंटिटी नहीं है, लेकिन जो वेरियस हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल अल्टरेशन काज करा सकते हैं, मतलब टिश्यूज और सेल्स में ये अल्टरेशन काज करा सकते हैं। ये प्रोटीनिशियस मटेरियल है, हाइलिन क्या है, प्रोटीनिशियस मटेरियल है, जो कि टिश्यूज में हिस्टोलॉजिकल साइटोलॉजिकल अल्टरेशन काज करा सकते हैं, टिश्यूज में सेल्स में तब्दीलियां लेके आ सकता है, ठीक है। अब अगर इनको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ये किस तरह नजर आती है, कैरेक्टराइज बाय, किस तरह नजर आएगी, होमोजीनियस ग्लास लाइक अपीयरेंस इसकी होती है, होमोजीनियस ग्लास लाइक अपीयरेंस, इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू। इन टॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टेन, और ये कब हमें इस तरह नजर आएगी, होमोजीनियस ग्लास लाइक अपीयरेंस कब नजर आएगी माइक्रोस्कोप में, जब हम इनकी स्टेनिंग करा दें, किसके किसके जरिए, हेमोटॉक्सिलिन के जरिए और यूसिन स्टेन के जरिए इनकी स्टेन करेंगे, तो ये हमें हम माइक्रोस्कोप में होमोजीनियस ग्लास लाइक अपीयरेंस नजर आएगा, ठीक है इसका। इट में भी इंट्रासेलुलर, अब ये हाइलिन चेंज जो है वो सेल के अंदर भी हो सकती है, इंट्रासेलुलर भी हो सकती है और सेल के बाहर यानी एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इंट्रासेलुलर हाइलिन, जो इंट्रासेलुलर हाइलिन है हमारे पास, यानी सेल के अंदर जो हाइलिन चेंजेस देखने को मिलती है, तो वो पढ़ लेते हैं, चलिए। इट इज़ मेनली सीन, ज़्यादातर ये चेंज जो है हमें एपिथेलियल सेल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, कौन से सेल्स में, एपिथेलियल सेल्स में। अच्छा, हाइलिन ड्रॉपलेट्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स, एक्सेसिव रिअब्जॉर्प्शन ऑफ प्लाज्मा, अगर जो ये हाइलिन चेंज आ जाए कहाँ पे, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर आ जाए हाइलिन चेंज, लेकिन कहाँ पे आ जाए, जो किडनी के प्रोक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है ना, वहाँ पे, कहाँ पे, किडनी के प्रोक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में हाइलिन चेंज आ जाए, तो उसकी वजह से फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगी, रीअब्जॉर्प्शन उसकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और कौन सी एग्जांपल है इसकी, सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, जेंकर्स डी जनरेशन, कौन सी, जेंकर्स डी जनरेशन। सेकंड एग्जांपल हमारे पास इंट्रासेलुलर हाइलिन की ये है कि जब हाइलिन regeneration of rectus abdominis muscle called Zenker degeneration occurring in the typhoid fever, कि टाइफाइड फीवर में क्या होता है कि जो हमारा टाइफाइड फीवर अगर हो, तो टाइफाइड फीवर के दौरान रेक्टस एब्डोमिनस एब्डोमिनल मसल में क्या हो जाती है, हाइलिन की डिजनरेशन, मतलब हाइलिन चेंज आ जाते हैं, उसमें हाइलिन की डिपोजिशन होती है, कौन से मसल में, रेक्टस एब्डोमिनस में, कब, जब टाइफाइड फीवर हो। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जेंकर्स डिजनरेशन भी, जेंकर डिजनरेशन बोलते हैं। ये हमारे पास इंट्रासेलुलर हाइलिन का दूसरा एग्जांपल हो गया। अब तीसरा एग्जांपल की बात करते हैं, चलें। तो मेलोरीज हाइलिन इसका तीसरा एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन द हेपेटोसाइट इन अल्कोहलिक लिवर सेल इंजरी, कि जो अल्कोहल की वजह से लिवर की इंजरी हो गई है, सही है, अल्कोहल पीने की वजह से लिवर सारा इंजर हो गया है, तो उसमें आपको हेपेटोसाइट्स के अंदर यानी लिवर के सेल के अंदर आपको कौन से फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, पिंकिश कलर के, तो वो क्या कहलाते हैं, मेलोरीज हाइलिन कहलाएगा, ठीक है। चौथा एग्जांपल क्या है कि न्यूक्लियर आर साइटोप्लाज्मिक हाइलिन इंक्लूजन सीन इन, कि कुछ वायरल डिजीज में, कुछ वायरल इन्फेक्शंस में हमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर हाइलिन
की डिपोजिशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी चौथा एग्जांपल हो गया इंट्रासेल्युलर हाइलिन, क्योंकि ये सेल के अंदर होते हैं ना न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म भी, तो इस वजह से ये भी इंट्रासेल्युलर हाइलिन का एग्जांपल आता है। ठीक है, अब रसल बॉडीज पांचवी इसकी जो एग्जांपल है वो रसल बॉडीज है। रसल बॉडीज क्या चीज़ है अभी, तो रसल बॉडीज रिप्रेजेंट एक्सेसिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द प्लाज्मा सेल। कि जब क्या होता है, सुनिए आराम से, कि जब मल्टीपल माइलोमा डिजीज में, कौन से डिजीज में, मल्टीपल माइलोमा डिजीज में, ये देखें ये मल्टीपल माइलोमा डिजीज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज है ना, वो क्या हो जाते हैं, वो प्लाज्मा सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, प्लाज्मा सेल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या चीज़, आईजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल के अंदर माइलोमा डिजीज में जब डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे एकमुलेट होते हैं, कलेक्ट होते हैं। लेकिन प्लाज्मा सेल में फिर कहाँ पे, प्लाज्मा सेल के अंदर फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खास तौर पे वहाँ पे ये एकमुलेट होते हैं, क्या चीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो ये फिर कुछ बॉडीज बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रसल बॉडीज। ठीक है, तो ये सारा सेल के अंदर हो रहा है ना, प्लाज्मा सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रहा है, हाइलिन डिपोजिशन हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी इंट्रासेल्युलर हाइलिन का एग्जाम्पल कहलाएगा। ठीक है, रसल बॉडीज याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। अब एक्स्ट्रासेल्युलर हाइलिन, सेल के बाद फिर भी हाइलिन चेंज हमें देखने को मिलता है। अब सारा अभी इससे पहले हमने सारा पढ़ा सेल के अंदर जो चेंजेस हो रही थी, हाइलिन चेंजेस। अब हाइलिन चेंजेस जो सेल के बाहर हो रही हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन इज सीन इन कनेक्टिव टिश्यू, कहाँ पे देखने को मिला है, कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलता है। अ फ्यू एग्जांपल, वहाँ पे क्या था, वहाँ एपिथेलियल सेल्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलता था, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, वो इंट्रासेलुलर हाइलिन था। A few example एक्स्ट्रासेलुलर हाइलिन चेंज, कुछ एग्जांपल हैं इसके एक्स्ट्रासेलुलर हाइलिन चेंज के, वो कौन से हैं। सबसे पहले हाइलिन डीजेनरेशन इन लियोमायोमस, कहाँ पे, लियोमाइलोमस, स्मूथ मसल। लियोमाइलोमस क्या चीज़ है, लियोमाइलोमस के अंदर जो हाइलिन चेंज आता है ना, वो एक्स्ट्रासेलुलर हाइलिन का एग्जांपल है। क्या चीज़ है, वो एक्स्ट्रासेलुलर हाइलिन का एग्जाम है। ठीक है, अब लियोमायोमा क्या चीज़ है, लियोमायोमा बेसिकली बिनाइन ट्यूमर है, किस जगह का, जब बिनाइन ट्यूमर हो जाए स्मूथ मसल में, स्मूथ मसल के अंदर, लेकिन वो कौन से स्मूथ मसल के अंदर, वो यूट्रस के मायोमेट्रियम के अंदर जो स्मूथ मसल है। फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, इसके जो मायोमेट्रियम यानी जो मिडल लेयर है ना, फॉर एग्जांपल ये मायोमेट्रियम है, तो इसके मायोमेट्रियम में हाइलिन की जब डिपोजिशन होती है, बिनाइन ट्यूमर लियोमायोमास जो हम बोलते हैं, तो ये एग्जांपल है किस चीज़ का, एक्स्ट्रासेलुलर हाइलिन का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कौन सा है, हाइलेनाइज्ड ओल्ड स्कार आर फाइब्रो कलेक्टिव कोलेजिनस टिश्यूज, कि जब मतलब किसी कोलेजिनस टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू में स्कार डेवलप होना, स्कार बन जाए, ठीक है, तो वहाँ भी हाइलिन चेंज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इन रीनल वेसल्स इन हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटस, कि डायबिटीज मेलाइटस में या हाइपरटेंशन की वजह से जब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है ना रीनल वेसल्स में, तो वहाँ पे भी हमें हाइलिन डिपोजिशन देखने को मिलती है, हाइलिन चेंज देखने को मिलती है। तो एक और एग्जांपल हो गया एक्स्ट्रासेलुलर हाइलिन का। चौथा एग्जांपल जो है हाइलिनाइज ग्लोमेरुलाई इन क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कि जो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है यानी जो क्रोनिक डिजीज है जिसमें ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लेमेशन होने, नेफ्रॉन्स के जो ग्लोमेरुलस होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होना, तो वहाँ पे अगर हाइलिन की डिपोजिशन हो तो ये भी एग्जांपल है इसका। ठीक है, चौथा यानी पांचवा जो हमारे पास एग्जांपल है इंपॉर्टेंट है कार्पोरा एमाइलेशिया। कार्पोरा एमाइलेशिया याद रखें कि आर राउंडेड मासेस ऑफ कंसेंट्रिक हाइलिन लेमिनाe सीन इन द प्रोस्टेट इन द एल्डरली, कि जो एल्डरली जो पेशेंट्स होते हैं या एल्डर हमारे पास जो लोग होते हैं, एजड जो पीपल होते हैं हमारे पास, तो उनको उनके प्रोस्टेट में अक्सर क्या हो जाता है, राउंडेड मासेस बनती है, क्या बनती है, राउंडेड मासेस, कंसेंट्रिक हाइलिन लेमिनाe, जो कि मतलब हाइलिन की डिपोजिशन की वजह से बनी होती है, और उसको क्या बोलते हैं, कार्पोरा एमाइलेशिया बोलते हैं। ठीक है, जो होती है हमारे पास चेंज देखने को मिलती है रिवर्सिबल सेल इंजरी में, वो हमारे पास क्या है, म्यूकॉइड डीजनरेशन। ठीक है, म्यूकॉइड डीजनरेशन, म्यूकॉइड डीजनरेशन नाम से जाहिर है कि म्यूकॉइड किस लिए यूज होता है, म्यूकस, म्यूकस किस चीज़ से बना होता है, म्यूकस म्यूसिन से बना होता है। अब म्यूसिन क्या क्या चीज़ है, म्यूसिन बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, इसमें प्रोटीन भी है। ठीक है, और ये कहाँ से सिक्रिएट होता है म्यूसिन, ये हमारे पास म्यूकस ग्लैंड से सिक्रिएट होता है। ठीक है, अब इन सर्टेन सेलुलर इंजरी देयर इज चेंज कैरेक्टराइज्ड बाय अकम्युलेशन ऑफ म्यूसिन, कि कुछ जो सेल की जो इंजरीज होती हैं उनमें हमें क्या देखने को मिला है कि म्यूसिन बहुत ज़्यादा एकमुलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये सेल है, इसमें म्यूसिन बहुत ज़्यादा एकमुलेट, ये देखें ये सारे म्यूसिन एकमुलेट हो गए इसमें। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक चेंज देखने को मिलता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में।
कि म्यूसिन यानी म्यूकस बहुत ज़्यादा एकम्युलेट हो जाता है, ठीक है। सेल के अंदर भी हो सकता है, और ये सेल के अंदर हुआ रहा था ना, अब सेल के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। ये देखें, ये सेल के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू में भी हो सकता है और कनेक्टिव टिश्यू में भी हो सकता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में भी हो सकता है। एपिथेलियल टिश्यू में कहाँ पे हो सकता है? एपिथेलियल टिश्यू में जब होता है तो इसमें क्या क्या मौजूद होता है? इसमें एक तो म्यूकस में सयालोम्यूसिन मौजूद होता है, और इसके साथ न्यूट्रल म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी मौजूद होता है, ठीक है। में एकमुलेट इन इंट्रस सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ये इंट्रस सेल के अंदर भी हो सकते हैं, सेल के बाहर भी हो सकते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में ये किस चीज़ पे कंसिस्ट होते हैं? एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड पे, साथ में सल्फेटेड या कार्बोक्सिलेटेड हो सकता है ये, ठीक है। एमोलाइट डिजनरेशन भी हमें देखने को मिलती है, पांचवी जो चेंज रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमें देखने को मिलती है, वो क्या है? एमाइलाइड डिजनरेशन। कि एमाइलाइड प्रोटीन जो है ना, वो क्या करे, वो एकम्बुलेट करना, डिपॉजिट होना शुरू कर जाए, ठीक है। तो वो एमाइलाइड डिजनरेशन कहलाएगा। ये क्या चीज़ है एमाइलाइड प्रोटीन? ये एक प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है, अवेक्सी सब्सटेंस है, कंपोज ऑफ एसेंशियली ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन, जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन से बना है। एमाइलाइड क्या है? एबनॉर्मल प्रोटीन है बेसिकली, ठीक है। अल्जाइमर्स भी बीटा एमाइलाइड प्रोटीन्स की वजह से होता है, तो ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स, ठीक है। पर्टिकुलरली अराउंड द सपोर्टिंग फाइबर्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? फिर ये ब्लड जो, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, तो ये ब्लड वेसल के, ये फॉर एग्जाम्पल ये उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, तो ये यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, ठीक है, ये वाले प्रोटीन। एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ इनहेरिटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज। क्यों? क्योंकि कुछ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से, या जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है उनकी वजह से ये डिजीज होते हैं फिर, ठीक है। मार्फोलॉजिकली, मार्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी की है ना, तो उसकी अब मार्फोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जो लेक्चर लेंगे ना, तो उसमें इंशाल्लाह हम तफसील के साथ वो सारा डिस्कस करेंगे, नेक्रोसिस भी डिस्कस करेंगे और नेक्रोसिस के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ आई हो, तो आप अपने जो नर्सिंग कोलीग्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, और हाँ, लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। सो थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह हाफिज़।